औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले दो वीडियोस में हम पीपीएससी की प्रिपरेशन, उसकी मेंटल प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, अपने रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इससे पहले दो वीडियोस में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि आपके पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होने के चांसेस आपके पास कितने हैं। अक्सर फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, जो भी मिलता है, कि क्या मेरी इतनी सेकंड डिवीजन्स हैं तो क्या मैं पीपीएससी में सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि आप हो सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके खुदा न खास्ता मैट्रिक, एफए और एमए में या एमएससी में नंबर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीपीएससी में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के काबिल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे हमारे जहन में यही होता है, क्योंकि जब एजुकेटर्स और दूसरी भर्तियों की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि आपके जो एकेडमिक हैं उनको काउंट कर दिया जाता है और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो फॉर्मल तकरीबन सब लोगों को बराबर दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जिनके एकेडमिक में मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो टॉप पर चले जाते हैं और जिनके कम होते हैं खुदा न खास्ता तो वो रह जाते हैं। जबकि पीपीएससी ने आपके आसानी के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए ये वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। पीपीएससी का फार्मूला बहुत आसान है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके एकेडमिक्स किस तरह से काउंट होते हैं। आप खुद ही अपने एकेडमिक निकाल लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो कितना होता है पीपीएससी के फार्मूला में, और आपका जो इंटरव्यू है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें अभी इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपके मैट्रिक में या किसी भी प्रीवियस आपकी डिग्री के मार्क्स कम हैं तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उस डिग्री को लेकर, उसके कम मार्क्स को लेकर खुद को बैठकर कोसने की बजाय आप अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि पीपीएससी में ऐसा नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पिछले किसी भी डिग्री के मार्क्स जो कम हैं तो उसकी बिना पर आपको हमेशा के लिए अनक्वालिफाइड करार नहीं दिया जा सकता। आप कर सकते हो, आप मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कौन कौन से बेसिक वेज हैं जिससे आप ये सारा कुछ कर सकते हो। तो पीपीएससी का फार्मूला कुछ इस तरह से इजी है कि अगर खुदा न खास्ता आपके प्रीवियस डिग्रीज़ के मार्क्स कम हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसक्वालीफाइड हो गए और आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाओ, क्योंकि कभी भी आपने ज़िंदगी में मायूस नहीं होना। आपको पता है कि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मायूसी जो है वो इंसान को कुफ्र के करीब लेकर जाती है। अल्लाह ताला तो वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी जो अल्लाह ताला की रहमत है उसे कभी भी नाउमीद ना हो। ये एक मोमिन की, एक मुसलमान की शान है कि उसे हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होता है। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे मेहनत करना छोड़ दो। आपका माजी जो था वो गुज़र गया, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। जो हमने करना था वो हम कर चुके। जो मुस्तकबिल है वो अभी आने वाला है, उस पर भी हमारा कोई बस नहीं चलता। तो इस वक्त ये जो मौजूदा लम्हा है, जो प्रेजेंट है, वो हमारे पास है। इसमें हम इसको मद्देनज़र रख कर इसमें काम करके अपनी माजियों की गलतियों से सीख कर अपने मुस्तकबिल को बेहतर या ब्राइट बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो बेसिक जो खसूसियात हैं वो ये हों, जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि आप अगर अपने साथ सिंसियर हो और आप अपने प्रोफेशन या अपने काम या अपने गोल के साथ सीरियस हो तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके गोल के हसूल में रोक नहीं सकती है। आप मेहनत जारी रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मुसलसल मेहनत से आप अपनी माजी की खामियों पर ओवरकम कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आपके पिछले डिग्रीज़ में मार्क्स कम हैं तो आज से ही, अभी से ही वर्कआउट शुरू करें। मायूसियों से निकलें, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, उससे दुआ मांगें और आज से, बल्कि अभी से ही इस वीडियो के बाद अपनी बुक उठाएं और अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दें। अपनी मेहनत से आप अपना जो मकाम है, जो गोल है, जो आपका मकसद है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको मशहूर आर्टिस्ट पिकासो का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। पिकासो अपने एक प्रोग्राम में, अपने कंसर्ट में मौजूद था तो उसकी एक बहुत बड़ी फ़ैन, एक ख़ातून, उससे अचानक मिलती हैं। तो जैसा कि फ़ैन एक्साइटेड होते हैं तो वो भी पिकासो से मिलकर बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुशी का इजहार करती है
اور اس خوشی کے اظہار کے دوران وہ پکاسو سے ایک فرمائش کرتی ہے چھوٹی سی کہ آپ مجھے کوئی اس طرح کی کوئی نشانی کچھ ایسا بنا کر دیں کہ میں جا کر اپنے دوستوں کو فخر سے بتا سکوں کہ میں گریٹ آرٹسٹ پکاسو سے مل کر آئی ہوں۔ پکاسو سوچتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح کی کون سی نشانی دوں، کیونکہ تب سیلفیز تو تھی نہیں کہ وہ سیلفی لیتی اور بتا دیتی یا اسی وقت وہ پوسٹ کر دیتی۔ تو پکاسو پیپر اور پین لے کر اسے 30 سیکنڈ میں ایک اسکیچ ڈرا کر کے دیتا ہے، اور وہ اسکیچ ڈرا کرنے کے بعد وہ اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے پکاسو کہتا ہے کہ دس اسکیچ از ورتھ $1,000,000، کہ یہ $1,000,000 کا اسکیچ ہے۔ خاتون جب گھر آتی ہے تو وہ سوچتی ہے اور بڑی حیران ہوتی ہے کہ ایک 30 سیکنڈ کا اسکیچ $1,000,000 کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر پکاسو 30 سیکنڈ میں ایک اسکیچ بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس سے زیادہ ٹائم لگا کر 2 4 5 گھنٹے لگا کر وہ پوری رات یہی سوچتی ہے اور ٹرائی کرتی ہے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ دوسرے دن لکیلی دوبارہ پکاسو کا پروگرام ہوتا ہے، وہ موقع پا کر دوبارہ اس سے ملتی ہے جا کے، اور پکاسو سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ پکاسو کہتے ہیں ہاں جی میں نے آپ کو پہچان لیا، کل آپ مجھے ملی تھی اور میں نے آپ کو 30 سیکنڈ کا ایک اسکیچ بنا کر دیا تھا۔ تو وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ جو اسکیچ آپ نے 30 سیکنڈ میں اتنا بہترین زبردست بنا لیا، میں پوری رات سو نہیں پائی، میں اسٹرگل کرتی رہی، ایفرٹ کرتی رہی، میں نے ٹرائی کی، لیکن اس طرح کا میں نہیں بنا پائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پکاسو نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ پکاسو نے کہا کہ محترمہ، جو اسکیچ آپ کو میں نے بنا کر دیا، اس 30 سیکنڈز کے اسکیچ کے پیچھے میری 30 ایئرز کی محنت تھی، ہارڈ ورک تھا۔ تو کوئی بھی کام آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے یا اچانک نہیں ہو جایا کرتا، اس کے لیے آپ کو اس کی پرائس پے کرنا پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور آپ کو کنسسٹنسی جو ہے وہ برقرار رکھنا پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ آپ کے اکیڈمک کے مارکس کا کاؤنٹ ہونے کا PPSC کے تھرو پیپر میں کیسے ہوگا، کس طرح سے فارمولہ لگاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اکیڈمک کے مارکس وہ کس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو یہ ہمارے پاس فارمولہ ٹو کیلکولیٹ اکیڈمک مارکس ان PPSC ایگزام آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پہلے اگر رائٹ سائڈ پہ سے ہم سٹارٹ لیں تو ایگزام 1 لکھا ہوا ہے، پھر ایگزام 2 لکھا ہوا ہے، پھر ایگزام 3 لکھا ہوا ہے، پھر ایگزام 4 لکھا ہوا ہے۔ ایگزام 1 کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کی سلیکشن میٹرک کی بیس پر ہو رہی ہے تو آپ نے ایک ہی ایگزام دیا ہوا ہے، تو اس کا فارمولہ کیا ہے۔ ایگزام 2 سے مراد ہے کہ اگر آپ کی سلیکشن FA یا FSC کی بیس پر ہو رہی ہے تو آپ 2 ایگزام دے چکے ہوں گے، ایک میٹرک کا اور ایک FSC کا، تو 2 ایگزام کا فارمولہ کیا ہوگا۔ ایگزام 3 میں اسی طرح سے جو آپ کی سلیکشن BA بیس پر یا BSc بیس پر ہوگی تو اس میں فارمولہ آپ کا کون سا یوز ہوگا، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد ہے ایگزام 4 کہ اگر آپ نے 4 ایگزامز دیے ہوئے ہیں جس میں آپ کا میٹرک ہے، آپ کا FA یا FSC ہے، آپ کا BA BSc ہے اور آپ کا ماسٹرز ہے، تو یہ آپ کا 4 ایگزام فارمولہ ہوگا۔ زیادہ تر جو سلیکشن ہوتی ہے وہ 4 ایگزام فارمولے سے ہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہم اسی کو دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو کالم بنا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے پرسنٹیج آف مارکس آبٹینڈ ان اینول سسٹم، کہ اگر اینول سسٹم کے تحت آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں تو اس کا یہ کرائٹیریا کیا ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے پرسنٹیج آف مارکس آبٹینڈ سیمسٹر سسٹم۔ سیمسٹر سسٹم میں اگر آپ نے پیپر دیا ہے تو اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ PPSC میں الگ سے ہوتا ہے، کیونکہ سیمسٹر سسٹم اور اینول سسٹم کی تیاری میں ذرا ڈفرینس ہوتا ہے، تو اس طرح سے انہوں نے فارمولہ بھی الگ لگایا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیمسٹر سسٹم میں زیادہ مارکس لے کر اینول سسٹم والوں کو بیٹ کر جائے، اس طرح کی زیادتی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو ہم لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ نے پرسنٹیج آف مارکس آبٹینڈ سیمسٹر سسٹم سے لیے ہیں تو اس کا فارمولہ ہے، اس کے بعد پرسنٹیج آف مارکس آبٹینڈ اینول سسٹم ہے، اور 4 ایگزام والے خانے پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جو کلیہ آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ پرسنٹیج آف مارکس آبٹینڈ اینول سسٹم، آپ کا جو پہلا سسٹم ہے جو میٹرک ہے وہ اینول سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 75 to 79 جو % آپ کے اگر مارکس ہوں گے، اگلے خانے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو مارکس کتنے دیے جائیں گے۔ آپ اپنے مارکس سمپلی نکالیں گے کہ آپ کے پرسنٹیج مارکس کتنے بنتے ہیں،
फिर इस टेबल में आप उनको चेक करोगे कि इस टेबल पे आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो, तो उसके मुताबिक आप उनको काउंट कर लोगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके 75 to 79% हैं आपके मैट्रिक में, तो अगले खाने में आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके 75 to 79% एफएससी में हैं तो आपके 7 नंबर बनेंगे, टोटल 7 में से आपको टोटल 7 दे दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके मार्क्स बनते हैं 75 to 79 इन बीए बीएससी तो आपको टोटल 11 में से 10 नंबर दे दिए जाएंगे। और 75 to 79% मार्क्स अगर आपके बनते हैं एमए एमएससी में तो आपको टोटल 17 में से 16 नंबर अलाट कर दिए जाएंगे। ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है। आप अपने सबसे पहले मैट्रिक में नंबर काउंट करें, उसकी परसेंटेज निकालें और इस टेबल के मुताबिक देख लें कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर बनेंगे, आपके एफएससी में कितने नंबर बनेंगे, आपका अगर एनुअल सिस्टम है तो उसके तहत आपके कितने नंबर बनेंगे, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें आपके मार्क्स कितने बनेंगे। ये टोटल टेबल आपके सामने है। फ़र्ज़ करें अगर किसी स्टूडेंट के 55 to 59% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो उसे आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि उसे 3 नंबर मिलेंगे। टोटल आपके जो नंबर होंगे एकेडमिक के वो 40 होंगे, मैक्सिमम 40 होंगे। और आप उसमें से कितने सिक्योर करते हो ये अब आप खुद ही इस फार्मूले को देखकर अपने निकाल लोगे। उसके साथ जो बाकी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे काउंट करते हैं और आपका मेरिट कैसे बनता है। जी, तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से डिस्कस किया कि फार्मूला क्या होता है मार्क्स को काउंट करने का, आपके एग्रीगेट निकालने का। अब इसको देखकर आप खुद ही घर में बैठकर अपने मार्क्स खुद निकाल सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका जो रिटन टेस्ट है उसके मार्क्स कितने काउंट होंगे आपके फ़ाइनल एग्रीगेट में, आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के आपके मार्क्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो अभी एकेडमिक हमने डिस्कस किया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो रिटन टेस्ट होता है, जो आपका रिटन टेस्ट 1 पेपर MCQ होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और उसके कितने मार्क्स आपके काउंट होते हैं आपके फ़ाइनल सिलेक्शन में, तो वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और उसमें से आपने जितने हासिल किए होंगे उसके हाफ़ आपको दे दिए जाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपने 70 मार्क्स रिटन टेस्ट में लिए हैं तो आपकी फ़ाइनल जो एग्रीगेट बनेगा उसमें आपके 35 ऐड होंगे। एकेडमिक अभी आपको मैंने बताया वो आप खुद निकाल लेंगे, वो मैक्सिमम 40 तक होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। 40 में से आप 35 लेते हो, 36 आप गेन करते हो, 34 करते हो, जितने भी करते हो उस 34 या 35 में आपका जो रिटन टेस्ट है उसके हाफ़ शामिल कर दिए जाएंगे। इस तरह से अगर आपका 70 आपने स्कोर किया है रिटन में तो आपके 35 एकेडमिक के सपोज़ हो गए, सपोज़ आपके 35 हो गए रिटन टेस्ट के। तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, तो आमतौर पे जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो पीपीएससी का जहाँ वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बताता है कि हम जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू की बेस पर करते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि उनकी सिलेक्शन पीपीएससी की जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू की बेस पर होती है। इसी तरह इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटर्स की भर्ती में तो रह जाते हैं लेकिन वो पीपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि जो इंटरव्यू होता है वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आप जितने नंबर हासिल करेंगे वो आपके टोटल काउंट हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें मेरे इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह 86 मार्क्स थे जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो 86 मेरे टोटल काउंट हुए। टोटल आपका जो 1 पेपर MCQ है उसका आपका टोटल जो क्राइटेरिया है, टोटल आपके पास जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200, जिसमें 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, जिसमें हाफ़ आपके काउंट अगर हो तो 100 मार्क्स का अगर टोटल रिटन हो तो उसमें से 50 चूँकि काउंट होते हैं तो 50 आपके वो हो गए 150 हो गए। उसके बाद 40 मार्क्स का आपका एकेडमिक होता है स्कोर, तो ये 190 हो गए। और 10 मार्क्स आपके होते हैं जो आपका कोटा होता है, जिसके वालिदैन में से कोई भी खुदा न खास्ता इन सर्विस जिसकी डेथ हो जाती है तो 10 मार्क्स उसके होते हैं। तो इस तरह से 200 टोटल आपके मार्क्स होंगे। उसमें से आप जितने स्कोर करोगे उसका जो टॉपर होगा वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके इंटरव्यू के टोटल मार्क्स काउंट होंगे, तो मतलब आपके इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा वेटेज हासिल है। आप इंटरव्यू में जितने मार्क्स लोगे वो टोटल काउंट होंगे। फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया कि मेरे 86 अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स थे इंटरव्यू में और मेरे 36 थे रिटन टेस्ट में। चूँकि 72 को डिवाइड बाय 2 करें तो 36 बनते हैं, तो इसके साथ ही 35 के राउंड अबाउट मेरे
تھے اکیڈمک میں، تو اس طرح سے الحمدللہ میں ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہو گیا۔ تو آپ کو میں نے اس پوری لیکچر میں بتایا کہ آپ کے اکیڈمک کس طرح سے کاؤنٹ ہوں گے، آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے نمبر کس طرح سے پی پی ایس سی کاؤنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو انٹرویو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کی تیاری اور آپ کے انٹرویو کی تیاری میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیناریو ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری ایک سی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں بتاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ لیکچرز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انٹرویو کی تیاری، اور خاص طور پہ میرا جو اپنا انٹرویو تھا جو کہ اباؤٹ 27 منٹس کا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینل انٹرویو میں میرے جو سوالات تھے وہ انہوں نے کون سے سوالات پوچھے تھے اور میں نے ان کے کیا جوابات دیے تھے اور مجھ سے کون سی مسٹیکس ہوئی تھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔